हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इस टॉपिक से संबंधित हम लोग ने कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और सिर्फ इस समय चित्रात्मक प्रश्न ही सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, इसलिए चित्रात्मक प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में मोस्टली सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया जाता है, चित्र के ऊपर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चित्र नहीं जल्दी समझ में आता है, जिससे वे थियरी जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो इसी की वजह से हमने सोचा है कि बायोलॉजी के चैप्टर्स जो है चैप्टर वाइज पहले से लेकर और अंतिम तक है, जो हर सालों में जो प्रश्न रिपीट किए गए हैं उन सारे प्रश्नों को क्या किया जाए, जो चित्रात्मक है पहले उनको क्या कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए। देखिए, आप लोग इस समय सबसे ज़्यादा क्या पढ़ रहे होंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक। और विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है कि बच्चे क्या करते हैं, विद्या उठाते हैं और जो प्रश्न कई सालों पूछे गए होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, जिससे उन लोग को भी एग्जाम देने में भी आसानी होती है और प्लस लर्न कर लेते हैं, जिससे उनकी क्लासेस क्या होते हैं अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम उसी से संबंधित लेकर आए हुए हैं। मैं आज दूसरा लेक्चर ले रही हूँ। ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था, परिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनाए थे। और फिर हमने क्या पढ़े थे, अपरिपक्व परागकोश के नामांकित चित्र। देखिए, जब नामांकित देता है तो नाम के साथ तो बनाना ही होता है। सेम उसी तरीके से आज का हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग की जो नया टॉपिक रहेंगे, उस टॉपिक का नाम है बीजांड की संरचना। वो टॉपिक हमारा क्या है, बीजांड की संरचना। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, बीजांड की संरचना। देखिए बेटा, बीजांड की संरचना ये मोस्टली है जिसको ओव्यूल का स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। इस टॉपिक को हमें बीजांड की संरचना हम लोग ने क्लास 10th में थोड़ा सा जो फ्लावरिंग प्लांट है, एलएस ऑफ फ्लावर हम लोग जो पढ़े हैं, उस फ्लावर की एकदम निचली वाले भाग है एलएस ऑफ फ्लावर। देखिए, कभी ये भी पूछ देता है कि एलएस ऑफ फ्लावर्स, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। जैसे कि हम थोड़ा सा फ्लावर्स को एलएस ऑफ फ्लावर्स में आप लोगों को क्या करती हूँ, थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ कि क्या होता है एलएस ऑफ फ्लावर्स में, और उसके जो बीजांड होती है वो क्या होता है। ठीक है, सेम ये क्या है, ये गाइनोस्टियम वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, जायंग वाला पार्ट है, जिसको स्त्री केसर के नाम से, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा भाग क्या है, स्त्री केसर है। और ये वाले जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अंडाशय होता है। और अंडाशय के मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। और इसी का स्ट्रक्चर, इसके अंदर की जो पार्ट हम लोग जो भी इसके किनारे की जो संरचना दिखाई देती है, इसी को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। सेम ऐसे ही संरचना इसके ऊपर क्या होती है, बनी होती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, बीजांड के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए ये जो संरचना बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को इस वाले इधर वाले जो पोर्शन होंगे उसमें 3 केंद्रक वाला उपस्थित प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखाई देती है, जो बिल्कुल नीचे तरफ में किए हुए और लगी होती है। नीचे की जब जो संरचना होती है, ये क्या होता है, ये बीच में, सबसे बीच में क्या होती है, अंड कोशिका होती है। और किनारे किनारे क्या होती है, इसके सहायक कोशिका होती है। और एकदम केंद्र में क्या उपस्थित होता है, जो केंद्र होता है इसमें क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। पोलर न्यूक्लियाई आप लोग जानते हैं, यानी कि केंद्र में उपस्थित जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और इसकी पूरी ही इसी जो ऐसे छाती स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं, बीजांड। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि बीजांड की संरचना को चित्रात्मक वर्णन कीजिए, या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब हम जो ये वाली संरचना है बीच में जो सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसी संरचना को हम निकाल कर यहाँ पे किनारे से क्या कर लेंगे, बना देंगे। देखिए बेटा, ये वाले जो प्रश्न है ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और इसको कभी कभार ये देता है कि बीजांड को संरचनात्मक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो हम लोग बीजांड की संरचना भी बनाएंगे
और इसका वर्णन भी करेंगे कि बीजांड में कौन कौन से भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ओके, अब इस वाली संरचना को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीजांड की संरचना के नीचे हम बनाकर दिखाते हैं। ओके, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। चलिए हम इस टॉपिक पर आते हैं। बीजांड की संरचना में सबसे तो पहले हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप एक आकृति बना लेंगे, बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट। ओके, अब इससे हम लोग सेम एकदम आसानी से हम लोगों ने क्या किया, तीन इधर से ओवल शेप संरचनाएं बना देंगे। बीच में केंद्र में हमने दो जीरो की जैसी संरचना एकदम एक साथ जुड़े हुए बना देंगे। फिर हम लोग ने इधर भी एक वही प्रोसेस अपनाएंगे। तीन यहाँ पे हम लोग ने तीन केंद्रक वाले कोशिका बनाकर तैयार करेंगे। ये ओवल शेप आकृति बन गई। अब इसके बाद से रहेगा संरचना, आप बिल्कुल एकदम आसानी से क्या करिए, इसी से जुड़ा हुआ लगा हुआ भाग आप क्या कर दिए, एक ऐसे संरचना बना दीजिए, सेम फिर ऐसे संरचना बना दीजिए और इसको ऊपर से टोपीनुमा, संरचना बनाकर आप ऐसे क्या कर दीजिए, ऐसे घुमाते हुए की तरफ ला दीजिए। ओके, अब फिर यही बच्चे संरचना, अब आप यहाँ से भी इसे को सेम ऐसे बना दीजिए, इससे लगे हुए भाग को ऐसे बना दीजिए और यहाँ से लगे हुए भाग को क्या कर दिए, तरफ बढ़ा दीजिए। ओके, ये आपको ओब्यूल बनकर क्या हो गया, जो अंदर ही छोटा सा पार्ट है बड़े से पार्ट में बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या कहा गया है, बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो बीजांड की तो संरचना हम लोग बना लिए, अब नाम के साथ बनाना है। देखिए, नाम के साथ बनाना है तो सबसे पहले ये वाले पार्ट नीचे से जहां से हम लोगों ने बनाना शुरू किया है वहीं से हम उसका क्या करेंगे, नामांकन भी करेंगे। जैसा कि अभी इसको हमने कहा है कि इसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई यानी कि एकदम बिल्कुल कहाँ पर उपस्थित है, केंद्र में उपस्थित है, जिसको ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। अब देखिए इसको हम क्या कह दिए, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए एक पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोलर या एंटीपोलर सेल्स कहते हैं। इसको हम लोग एंटीपोलर कह देंगे, यानी कि पोलर के तुरंत कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोलर। इसको हम लोग क्या कहें, एंटीपोलर। अब देखिए ये तुरंत अब इसके नीचे वाला भाग को हम लिख देते हैं, ये सबसे जो केंद्र में उपस्थित है, इस केंद्र वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल, एग सेल। और एग सेल के बगल में जो जो छोटी छोटी कोशिकाएं लगी हुई है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी सेल या सहायक कोशिका। ये क्या करती है, सहायता करने का कार्य करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसरी सेल, एक्सेसरी सेल। ओके, अब हम बीच वाले पार्ट को नामांकन कर लिए, तो तुरंत इसके बाहर देखिए ये क्या है, इसके बाहर है और फिर इसके एक बाहर है, तो हम अंदर जो सबसे नीचे अंदर लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, इनर इंटीगुमेंट। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आउटर मतलब बाहर की तरफ और इनर मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो जो सबसे अंदर है इनर पार्ट है, यानी कि एम्ब्रियो टाइप के, यानी कि ग्लूकोज के जो सबसे पास के उपस्थित है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर इंटीगुमेंट। इसका नाम क्या है, इनर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। और जो सबसे बाहर की तरफ लगा हुआ है इसको आउटर की तरफ में, या मान लीजिए आउटर की तरफ में लगा, यहाँ बस फर्स्ट हम लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, आउटर इंटीगुमेंट। इसमें किसी को डाउट है ना बेटा, देखिए हमने ये जो सबसे अंदर की तरफ लगा हुआ उसको हम लोग क्या कह दिए, इनर इंटीगुमेंट। जो सबसे अंदर की तरफ रहा हमने किसको क्या कह दिया, इनर इंटीगुमेंट। और जो सबसे बाहर की तरफ रहा है उसको हम क्या कह दिए, आउटर इंटीगुमेंट। अब हम इसके बाद से कहेंगे एकदम जो हाइलम जो लगा हुआ है नीचे, जिससे डंडे से ए ओव्यूल लगा हुआ है, इसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। इसको हाइलम के नाम से जानते हैं। और जो ऊपर से इस छातीनुमा संरचना को धारण किया हुआ है, इस डंडी को, इस गुंबद वाले पार्ट को, इसको हम लोग रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं, रैफे।
कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि रैफे किस में पाए जाते हैं या पुष्पी पौधों के किस भाग में रैफे उपस्थित होते हैं। एकदम 100% ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, तो आप लोग जान लेंगे कि पुष्पी पौधों के जो भी रैफे लगे होते हैं वो बीजांड में ये संरचना हमको देखने को मिलती है। अब हमारे पास एक पार्ट आया है इधर वाले पार्ट, ये जो एम्ब्रियो स्टैक है यानी कि ब्रूकोस है। इस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के तुरंत ऊपर के इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, चैलेंज न्यूसेलस कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। और सबसे सिर वाले पार्ट एकदम लास्ट में बिल्कुल मानो कि सिर जैसे, देखो सिर के जैसे दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, चैलेंज। ओके, देखिए हमने किसका चित्र बनाकर तैयार किया है, बीजांड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना। इसके नीचे हम इसके नीचे हेडिंग लिख देते हैं, बीजांड की संरचना। ओके, या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए अब हम लोग ने क्या किया, ओव्यूल का नामांकित चित्र बनाकर तैयार कर दिया। अब हम लोग देखेंगे सबसे नीचे एक भाग, थोड़ी सी पॉइंट एक और छूटा हुआ है नीचे, जो यहाँ से ये दोनों इंटीगुमेंट, ये वाला इंटीगुमेंट और ये वाला इंटीगुमेंट, इन दोनों के सेंट्रल पार्ट की जो जगह खाली दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसको किस नाम से जानते हैं, माइक्रोपाइल। देखिए बेटे, ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से ही क्या होता है, जब परागकण यानी कि जब परागकण इस पर गिरता है, यानी फर्टिलाइजेशन होते समय मान लीजिए जब परागकण यहाँ पर गिरता है और गिरने के बाद से क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेशन के बाद से क्या होता है, जब यहाँ पर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट होने के साथ साथ अपने साथ दो केंद्रक लेकर आता है और दोनों केंद्र को लाकर इसी नली के रास्ते से होते हुए यहाँ माइक्रोपाइल के रास्ते आ जाता है। और माइक्रोपाइल के रास्ते लाकर एक केंद्र को क्या करता है, इस अंड कोशिका से फ्यूज करने का कार्य करता है। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल का क्या कार्य होता है या क्या फंक्शन होता है। तो मतलब हमने बता दिए कि माइक्रोपाइल का फंक्शन ये होता है कि यहाँ से मोस्टली सबसे ज्यादा पौधों में यहाँ से निषेचन की क्रिया को क्या कराया जाता है, संपन्न कराने का कार्य कराया जाता है। ओके, अब देखिए हम इसको जो भी शब्द लिखते हैं, चित्र बनाए हैं, इन सभी चित्रों को हम क्या कर देते हैं, एक शब्दों में, जैसे कि आप लोग थियरी लिख सके उस तरीके से हम क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जो सबसे अंदर की तरफ होता है, ये जो बीजांड होती है, बीजांड का स्त्री केसर का भाग होता है। ओके, बीजांड स्त्री केसर का भाग होता है। इसके सबसे सेंट्रल में एम्ब्रियो सेल उपस्थित होते हैं, जिसको भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। और ये जो भ्रूणकोश होता है, इसमें क्या होते हैं, 8 केंद्र की और 7 कोश की संरचना उपस्थित होती है। देखिए 8 केंद्र की और 7 कोश की, ये एक नंबर में 100% पूछे जाते हैं। और ये यहीं पर नहीं, नीट लेवल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या बीएससी नर्सिंग करने जाएंगे उसके कंपटीशन देंगे तो उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या इसके साथ साथ आप जो कोई भी फार्मा डी फार्मा के लिए अच्छे कॉलेज के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके एम्ब्रियो सेक में कितने केंद्रक और कितने कोशिकीय उपस्थित होते हैं, कितनी कोशिका उपस्थित होती है, कितने सेल उपस्थित होते हैं। तो वैसे हमने आप लोगों को काउंट करा देते हैं, इसमें केंद्रकों की संख्या हमको कितनी दिखाई देती है, 8 होती है, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ओके, देखिए जो ये क्या है, यही क्या है, एम्ब्रियो सेल, जिसको हम हिंदी में ग्लूकोज कहेंगे, और ये पूरा ओवल शेप आकृति उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल, इस एम्ब्रियो सेल में केंद्रकों यानी कि न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। माना जाता है कि 3 और 3 दोनों मिलाकर क्या हो गया, 6 कोश की, और यहाँ पे मिलकर क्या होता है, 7 कोश की। यानी कि हमने क्या देखेंगे, एम्ब्रियो सैक में जो केंद्रकों की संख्या 8 और कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, 7 होती है। ओके, अब हम इसके बारे में एक थ्योरी दे देते हैं कि बीजांड का, आप जैसे प्रश्न मान लीजिए लॉन्गिट्यूड में पूछ देगा कि बीजांड का नामांकित
चित्र बनाइए या चित्रात्मक वर्णन कीजिए। तो जब नामांकित चित्र बनाएगा तो सिर्फ नाम में हमने क्या कर दिया, चित्र बना दिया, नामांकन कर दिया और बना के हमने छोड़ देंगे। लेकिन जब प्रश्न ये आ जाएगा कि जो बीजांड होती है उसका क्या कहते हैं, नामांकन चित्र के या साथ वर्णन कीजिए, या ये भी देगा कि चित्रात्मक वर्णन कीजिए। तो जब ऐसा देता है वर्णन करने के लिए तब हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आप लोग को अभी ने मैंने एक शब्द एक और बताया कि हमने क्या बताएंगे, हमको पहले बताना होगा कि जो बीजांड होता है ये स्त्री केसर का क्या होता है, भाग होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे केंद्र की तरफ क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें क्या होता है केंद्र की संख्या क्या होती है, 8 होती है और कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। फिर हम बताएंगे कि एम्ब्रियो सैक के तुरंत बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं। जो दो होते हैं, एक को आउटर इंट्यूगमेंट और दूसरे को इनर इंट्यूगमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे कि जिस पार्ट से ये ओव्यूल यानी कि बीजांड लगा होता है उसको हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। और जो हाइलम ऊपर की तरफ जो एक छातेदार ऐसे जो कर्व संरचना बनाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, रैफे कहते हैं। रैफे बीजांड को सपोर्ट देने का कार्य करता है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो रैफे जो एकदम सबसे ऊपर की तरफ जाता है, इसमें ऊपर की तरफ जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इसके तुरंत ऊपर की तरफ न्यूसेलस पाया जाता है। और न्यूसेलस का कार्य क्या होता है कि जब इसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो न्यूसेलस क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। अपनी उसकी कोशिकाएं सूखने लगती है और न्यूट्रिशन इसको मिलना शुरू कर देता है। और चैलेजा एक खाली भाग होता है जो वो भी न्यूट्रिशन क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। यानी कि ये रहा हमारी बीजांड की संरचना। ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट आप लोग के एक प्रश्न लेकर आते हैं कि पॉलिनिया का नामांकित चित्र बने। पहला प्रश्न हमारा क्या रहा था, बीजांड की संरचना। और बीजांड की संरचना के साथ साथ हमने इनको वर्णन भी किया कि क्या होता है बीजांड, कहाँ पाया जाता है बीजांड, बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं, बीजांड में क्या क्या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इन सभी के बारे में हमने क्या सीखा। अब नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दूसरा नंबर हमारे पास प्रश्न क्या आया है कि पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाइए। पॉलिनिया पॉलिनिया का नामांकित चित्र। देखो बेटा, जब भी नामांकित कह देगा यानी कि उसका नाम लिखना क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, पॉलिनिया का नामांकित चित्र। अब हम पॉलिनिया का नामांकित चित्र यहाँ पर हम आप लोग को बनाकर दिखाते हैं कि बिल्कुल आप लोग देखोगे कि सेम इसी पोर्शन में एकदम ओवल शेप एक आकृति बनाना है और ओवल शेप आकृति को छोटी छोटी डॉट डॉट लाइनिंग से इसको क्या करना है, बाइफरकेट करना है। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टे फेफड़े के आकार के, जैसे आप लोग लक्ष्य का चित्र देखे होंगे। लक्ष्य का चित्र आप लोग कैसे देखते हैं, सेम ऐसे थोड़ी सी संरचना क्या होती है, ऐसी होती है, ऐसे होती है। फिर क्या होता है, ऐसे एक फेफड़े की संरचना ऐसे बनती है। सेम इसी कुछ आकृति में हमको किसका स्ट्रक्चर बनाना है, पॉलिनिया का स्ट्रक्चर बनाना है। हमने इसको इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आप लोग भूले ना, क्योंकि फेफड़े का चित्र तो क्लास 10 में एकदम स्पष्ट पढ़े होंगे कि हाँ फेफड़े में ये पार्ट पाए जाते हैं। सेम उसी तरीके से पॉलिनिया का भी चित्र बनाना है, लेकिन थोड़ा सा उससे हटकर। इसलिए मैंने फेफड़े को क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। उसी तरीके से देखिए इसके ऊपर के पार्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस लूटम। और सेम यहाँ पे 2 ब्रांचिंग ऐसे लगी होंगी। आपने 2 ब्रांचिंग क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े ब्रांचिंग बना लेंगे। और इस ब्रांचिंग से लगे हुए बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, एक लौकी के शेप में, किस शेप में, लौकी के शेप में आपने ऐसे संरचना बनाया। सेम इसी कंडीशन में सेम ऐसे ही इसी तरीके से भागो। आपने एक तरफ से ऐसे कर लेंगे और दूसरी तरफ से सेम इसी की आकृति हम लोग थोड़ा सा साइज दे लेंगे और इसी की आकृति से दूसरी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए ऐसे संरचना। ये किसका संरचना हम लोग बनाया है, पॉलिनिया का चित्र बनाया है। ओके, देखिए पॉलिनिया का चित्र बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं, इसको पॉलिनिया के नाम से जानते हैं। इसका भी हम नामांकन कर दे रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस लूटम। इसका नाम क्या है, कार्पस लूटम।
कार्पस फूलम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनियम। और ये जो डंडी जैसी संरचना दिखाई देती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कॉर्डिकल के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने किसका नामांकन चित्र बना दिया, पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाकर हमने तैयार कर दिया। अब ये वाला चित्र आप लोग को कभी नहीं ना भूलेगा। अब थोड़े से इसके बारे में हम बता देते हैं कि पॉलिनिया बनता कैसे है। जैसे देखिए जो पॉलिनिया है ये भी एक तरह का क्या है, पॉलन ग्रेन ही है। जो पॉलिनिया है पॉलिनियम है वो भी एक तरह का है, पॉलन ग्रेन ही है। क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन जो मैच्योर हो जाता है तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन इकट्ठा होकर एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं और इसको टिश्यू के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्पर्शन कराया जाता है। और ऐसी संरचना किसमें देखा जाता है, ऑफ में देखा जाता है। उसकी वजह से वो ऑफ के देखा जाता है और टाइफा में देखा जाता है। यानी कि ऑफ और टाइफा में किस प्रकार के पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, पॉलिनियम टाइप का। बिल्कुल पॉलिनियम कैसा दिखता है आप लोग को, पॉलिनियम बिल्कुल टेपड़े की आकृति के जैसे ही दो इसकी ब्रांचिंग बनी होती है। इसके एक वाली ब्रांचिंग को कॉर्डिकल कहते हैं और ये वाली जो बैलून से ब्रांचिंग है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा सजाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसे बीच बीच में हल्के डाट डाट हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और आकर्षक हो जाए। ओके अब हम नेक्स्ट किसी स्ट्रक्चर पर चलते हैं। देखिए बेटा आप लोग को स्ट्रक्चर मुझे बनवाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग को बायोलॉजी की पूरी थ्योरी पता चले और स्ट्रक्चर से आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकें ताकि थ्योरी ना उतना ज़्यादा रखना पड़े। जब आपको स्ट्रक्चर लर्न है तो थ्योरी आप लोग ऑटोमेटिक अपने मन से ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हमने कहा जो पहले अध्याय का जो इम्पोर्टेंट चित्र बन रहे हैं उन सारे चित्रों को हमने क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, बीजांड की संरचना और इसके नीचे फिर इसका नामांकन करना कभी नहीं भूलना है, इसका नामांकन जरूर करना। इसके नीचे हम लोग किसका संरचना लिखे, पॉलिनियम का चित्र या पॉलिनियम की संरचना। पॉलिनियम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनियम। ओके अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ ऐसे ही खास में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साइथियम। एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पुष्पक्रम किसे कहते हैं और साइथियम पुष्पक्रम किसे कहते हैं और साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या आया है, पुष्पक्रम किसे कहते हैं और साइथियम पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा देखिए पुष्पक्रम तो आप लोग जाने ही होंगे क्लास 10th में कि पुष्पक्रम में जैसे कि आप लोग गुड़हल का पुष्प एक आसानी से तोड़े होंगे या देखे होंगे। यानी कि सबसे पहले आप लोग देखे थे वो सबसे नीचे तरफ पुष्पक्रम में सबसे नीचे तरफ का क्या लगा होता है, जो बाह्य दल होता है। उसके बाद से रंगीन वाला दलपुंज होता है, फिर क्या होता है, पुंकेसर होता है, फिर क्या होता है, स्त्री केसर होता है। यही सब क्या है, पुष्पों के लगने होने का क्रम होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प क्रम क्या होता है और साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक बार याद रखना है कि हमको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, साइथियम प्रकार के प्रकार का पुष्पक्रम, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। बेटा हमारे पास टॉपिक क्या है, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। तो साइथियम प्रकार का मतलब होता है कि कप शेप में बिल्कुल क्या हो, ये कि किसी जैसे आप लोग अनार की आकृति देखते हो, अनार बिल्कुल आप लोग कैसा देखते हो, सेब इसी जैसे आप लोग आकृति किसका देखते हो, अनार का। ये अनार की जैसी आकृति जैसे बनी होती है, इसी में आपका क्या होता है, हरे रंग का इसका बाह्य दल लगा होता है और बाह्य दल के बाद से इसी में एक पार्ट बना होता है जो क्या होता है, स्त्री केसर का कार्य करता है। यानी कि ये बाह्य दल जो संरचना होती है बिल्कुल कप शेप में आकृति के क्या होते हैं, बाह्य दल की संरचना बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, कप शेप में।
और ये इसके भाग वाले बाहर की तरफ ये सब क्या है, एंड्रोसियम लगे हुए हैं। बाहर तरफ पे क्या लगे हुए हैं, एंड्रोसियम लगे हुए हैं। याद है कि जब प्रश्न आपको पूछा जाए कि कब या सॉरी प्रश्न पूछा जाए कि साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम का नामांकित चित्र बनाइए, तो साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम का आप नामांकित चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल अनार शेप में, यानी कि अनार देखिएगा बाहर के कवच से क्या होता है, ऐसे ढका होता है, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे ऐसे दाने क्या होते हैं, खांचेदार संरचना बनी होती है। तो आप अपने मन में इमेजिन कीजिएगा कि जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है, ये बाहर का पूरी आकृति का कप शेप में साइथियम प्रकार के अनार के जैसे बाहर के आउटर फोल्ड एकदम एक दूसरे को कवर किया हुआ है, और इसके सबसे सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, गायनोसियम होता है, और बाहर से कौन होता है, एंड्रोसियम होता है। ये किस प्रकार का पुष्पक्रम है, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। और इस प्रकार के पुष्पक्रम किसमें देखे जाते हैं, यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में ऐसे पुष्पक्रम दिखाई देते हैं। ओके, देखिए अब इसका आप बिल्कुल इसका नामांकन कर दीजिए कि ये क्या है, आपका एंड्रोसियम है, और ये इधर वाला नीचे वाला पार्ट क्या है, आपका गायनोसियम है। इसमें आप इसको नाम लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये पुंकेसर है, और ये वाला भाग क्या है, स्त्री केसर। ओके, देखिए आज तो हम देखो हम लोग क्या देखे, अब इसके नीचे भी हम लोग क्या करें, इसके नीचे भी हम लोग क्या करें, इसका नाम लिख दें। देखो नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पे आप लोग देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। इसका नाम हम इसके नीचे क्या देखेंगे, साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम। एक कौन किसका नामांकन हमने चित्र बताया, साइथियम प्रकार प्रकार का पुष्प क्रम, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। ओके, ठीक है बेटा, ये देखो सारी स्ट्रक्चर हमने इरेज नहीं किया है, इसलिए नहीं इरेज किया है कि आप लोग क्रम बाय क्रम पढ़ते रहिए और चित्र को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाते रहिए। देखिए जैसा कि हम लोग ने क्या देखा, पहले से मैंने फिर पुनः रिवीजन कर देते हैं, और आप लोग इस से रिवीजन से आप लोग अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा तुरंत ही क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा है, बीजांड की संरचना। आप लोगों ने क्या देखा, जो बीजांड की स्ट्रक्चर होता है, उस बीजांड की स्ट्रक्चर में सबसे अंदर की तरफ एम्ब्रियो साइक होता है। एम्ब्रियो साइक में आपको देखेंगे कि जो एंटीपोडल सेल्स होती है इनकी संख्या 3 होती है, जो पोलर न्यूक्लियर होती है इनकी संख्या 2 होती है, जो एसएसटी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। इसके सेंट्रल मध्य में क्या होता है, एग सेल उपस्थित होता है। और तुरंत एम्ब्रियो साइक के बाहर की तरफ क्या होता है, इंटीगुमेंट उपस्थित होता है। इंटीगुमेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसे आउटर इनर इंटीगुमेंट के नाम से जानते हैं। और अब हम देखेंगे कि सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है, रैफ्य होता है, जो रैफ्य क्या करता है, इस बीजांड के आने के ओव्यूल को सपोर्ट करने का कार्य करता है। और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल की हेल्प से क्या होता है, इस एक सेल को फर्टिलाइज किया जाता है। ओके, यानी कि हमने क्या देखा, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना में आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने कि आप लोग से क्या पढ़ाई हो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनियम। पॉलिनियम के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या देखा, बिल्कुल एक फेफड़े की जैसे दो ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनती है, बिल्कुल ये लंबे वाले लौकी के आकार की दिखाई देता है। और इसके सबसे ऊपर के पास क्या कहते हैं, कार्पस्कुलम कहते हैं। और जो ये जो ब्रांचिंग की सहायता से जो पॉलिनियम लगे होते हैं इसको कॉर्डिकल कहते हैं। और ये जो होते हैं इसके पार्ट को जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर पॉलिनियम के नाम से जानते हैं। एट लास्ट में हमने क्या पढ़ा, साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम। और साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम में यानी कि पुष्पक्रम में आप लोग बाह्य दल क्या होता है, दलकुंड, फिर क्या होता है पुंकेसर, और फिर क्या होता है स्त्रीकेसर। इस वाली संरचना को हमको देखना होता है। तो साइथियम प्रकार एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जो बिल्कुल कप शेप में यानी कि अनार की आकृति में, जो संरचना में क्या होती है, एक बाधा होता है। इसके बाहर की तरफ क्या होता है, पुंकेसर होता है। सबसे मध्य की तरफ क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए आप सभी लोग का जो सिलेबस रहा बस इतना ही। नेक्स्ट जब मैं इसी चैप्टर से जुड़े जो भी स्ट्रक्चर होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।